आप सभी का स्वागत है साकेत ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अन्न प्रकाश शुक्ला, साकेत एसपीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़, बीए विभाग। बच्चों, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रदेश स्तर की एक ऐसी संस्था है जो कि अपने पूरे प्रदेश में शिक्षा के स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के सारे मापदंड तय करने का कार्य करती है। ये एक ऐसी संस्था है जो कि देश स्तर पर जो भी शिक्षा व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं उनको अपने प्रदेश में अपने भौतिक संसाधन, अपने मानवीय संसाधन, अपने प्रदेश के मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर को देखते हुए अपने प्रदेश में लागू करने का कार्य करती है। संस्था का नाम है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम लोग SCERT के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश में 1961 में NCERT की स्थापना हुई। NCERT की स्थापना पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के स्तर, शिक्षा में होने वाले विभिन्न प्रकार के मुद्दों, शिक्षा में होने वाली विशेष क्रियाएं, शिक्षा में नवाचार आदि परिकल्पना को लेकर के NCERT की स्थापना 1961 में भारत में की गई थी। भारत एक विशाल देश है और इस देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल भी इसका बहुत अधिक है। ऐसे में केवल एक संस्था ही पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को संभाल सके, ऐसा संभव नहीं। NCERT की स्थापना जब हुई तो NCERT ने अपने प्रदेश में, प्रत्येक प्रदेश में एक ऐसी संस्था खोलने का कार्य किया है जिससे कि जो NCERT की बातें हैं, जो NCERT ने निर्धारित किया है, उन सारी चीज़ों को देश के प्रत्येक प्रदेश में आसानी से पहुंचाया जा सके। हम लोग यूपी में रहने वाले हैं, हम लोग यूपी की बात करते हैं। यूपी में जो हमारा SCERT है उसकी स्थापना 1981 में हुई थी। और ये जो भारत सरकार की शैक्षिक नीति थी और उसके सुझाव जो थे उनको देखते हुए 1981 में इसकी स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था शैक्षिक शोध, प्रकाशन, जो प्रावधान NCERT द्वारा दिए थे उसको, इन सारे कार्यों को विस्तार पूर्वक अपने प्रदेश में लागू करें। इसके अलावा जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में स्थापित हमारे जो मूल्य हैं, जो समाजवाद का हमारा अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षता की जो हम लोग बात करते हैं, लोकतंत्रात्मक हमारे उद्देश्य जो हैं और अन्य घटक जैसे हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, मानवीय मूल्य हैं, नर नारी समानता की बात है, पर्यावरण संरक्षण की बात है, परिवार नियोजन की बात है, इन सारे मुद्दों को लेकर के SCERT अपना कार्य करती है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोग हैं। हमारा जो मूल कर्तव्य है वो मानव सेवा के ऊपर निर्धारित है। सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। भारत में रहने वाले सभी लोग एक समान हैं। तो इस प्रकार से NCERT की स्थापना के बाद प्रत्येक प्रदेश में SCERT की स्थापना हुई। अब चूंकि भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं, सबकी अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, हर प्रदेश के अलग अलग भौतिक संसाधन हैं, हर प्रदेश में रहने वाले लोगों के अलग अलग बौद्धिक स्तर हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए भौगोलिक परिदृश्य कैसा है, मानवीय संसाधन कितने हैं, भौतिक संसाधन कितने हैं, बौद्धिक स्तर क्या है, आदि को देखते हुए NCERT द्वारा जो चीज़ें लागू की जाती हैं पूरे भारत में शिक्षा के लिए, विशेष करके कक्षा 1 से 8 तक के लिए, उन सारी चीज़ों का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी SCERT अर्थात स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग या राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से किया जाता है। अगर हम लोग केवल अपने यूपी की बात करें, क्योंकि हम लोग यूपी में निवास करते हैं और यूपी की बात करें तो हम देखेंगे कि हमारा यूपी बहुत बड़ा एक प्रदेश है। जितना बड़ा हमारा ये उत्तर प्रदेश है,
विश्व में कई सारे देश ऐसे हैं जो इससे भी छोटे हैं, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। तो ऐसे में अगर कोई संस्था ये जिम्मेदारी ले ले कि पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी वो लेती है, तो ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। इसको देखते हुए SCERT ने विभिन्न प्रकार के कार्यालयों की स्थापना विभिन्न जिलों में की, जैसे प्रारंभिक शिक्षा विभाग इलाहाबाद, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के ही इस संस्था में कार्य किया जाता है। इसे राज्य शिक्षा संस्थान के भी नाम से भी जाना जाता है, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। इसके अलावा विज्ञान एवं गणित विभाग, जिसे हम लोग राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के भी नाम से जानते हैं, जिसमें विज्ञान और गणित विषयों को लेकर के ही SCERT द्वारा दिए गए कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। इसके अलावा मानवीय एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, इसमें मानविकी और सामाजिक विज्ञान संबंधी जो भी बातें होती हैं इस कार्यालय से होकर के जाती है, जो कि SCERT का ही एक कार्यालय है और इलाहाबाद में स्थित है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग, क्योंकि हमने बताया कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। ऐसे में बहुत सारी भाषाएं हमारे प्रदेश में होती हैं, जिसके लिए हिंदी और अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं इसके लिए एक अन्य विभाग खोला गया, जो कि वाराणसी में स्थित है, जिसका कार्य होता है कि इन सारी भाषाओं के प्रगति के लिए निरंतर कार्य करें। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, जिसे हम लोग मनोविज्ञान शाला के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही है 1986 से, उसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देने से अध्यापकों के लिए मनोविज्ञान का होना, ज्ञान का होना बड़ा ही आवश्यक माना गया है। ऐसे में मनोविज्ञान शाला जो है वो मनोविज्ञान के ऊपर कार्य करती है, किस प्रकार से कौन सी गणित लगाई जाए, किस प्रकार से कौन सी ऐसी अच्छी युक्ति प्रदान की जाए जिससे कि बच्चों के मनोविज्ञान को पढ़ करके उनको एक अच्छा प्रशिक्षण और शिक्षण का कार्य उन्हें दिया जा सके। इसके अलावा अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग, जिसमें अंग्रेजी भाषा और अन्य भाषाओं से संबंधित बातें होती हैं, जिसे हम लोग आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान के नाम से भी जानते हैं। ये विभाग इलाहाबाद में स्थित है और SCERT के द्वारा खोला गया एक विभाग होता है। शिक्षा प्रसार विभाग इलाहाबाद में स्थित है, जिसमें शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो भी क्रियाएं हुआ करती हैं SCERT के द्वारा, उन्हें इस शिक्षा प्रसार विभाग के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, जो कि लखनऊ में स्थित है। SCERT का कार्य पाठ्यक्रम निर्माण भी होता है और समय समय पर मूल्यांकन करना भी होता है। ऐसे में ये जो हमारा पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग लखनऊ में स्थित है, इसमें 3 जिम्मेदारियों को वहन करने हेतु इस कार्यालय की स्थापना लखनऊ में की गई है। शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन विभाग, जिसमें शैक्षिक प्रशासन और आगे की प्लानिंग की बात की जाती है, जो कि SCERT के माध्यम से खोला गया कार्यालय है। शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन विभाग, जो कि लखनऊ में स्थित है। व्यवसाय पर शिक्षा के लिए विभाग जो खोला गया है, व्यवसाय पर शिक्षा विभाग, जो कि लखनऊ में स्थित है। क्योंकि आज का हमारा जो समय है वो शिक्षा से अधिक कहीं ना कहीं इस ओर हमें ले जाने का प्रयास करता है कि हम लोग व्यवसाय के ऊपर विशेष ध्यान अपना केंद्रित करें। इसके लिए जो हमारी संस्था है व्यवसायिक शिक्षा के लिए व्यवसाय परक शिक्षा लखनऊ में स्थित है, जो कि व्यवसाय परक शिक्षा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके व्यवसाय परक शिक्षा की ओर हमारे बच्चों को ले जाने का कार्य करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा लखनऊ, अनौपचारिक शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जो कि विद्यालय शिक्षा से जरा सा इतर होती है, जिसमें औपचारिकता न होकर के अनौपचारिक तरीके से शिक्षा देने का कार्य किया जाता है, जो कि लखनऊ में स्थित है। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं। इसके अलावा और कई महाविद्यालय और विद्यालय हैं जो कि SCERT
के तत्वाधान में निरंतर कार्य करते रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं SCERT अर्थात स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मुख्य कार्य क्या है, इसकी स्थापना जो हुई उसका मुख्य कार्य क्या दिया गया। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए नित्य नए आयाम की खोज करना, नए नए चीज़ों को लाना। अगर इसके कार्य एवं उद्देश्य देखें तो जैसे शिक्षा का विकास एवं स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करना। जो शिक्षा चल रही है हमारे प्रदेश में, इसके स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठाया जाए, इसको उठाने हेतु अनुसंधान, शोध, इस पर विचार करना, इस पर शोध के लोगों को प्रेरित करना कि किस प्रकार से शिक्षा का विकास किया जाए और इस शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, जिससे कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके और हमारे यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपना कहीं न कहीं नया एक आयाम बना सके। इसके अलावा जो SCERT का दूसरा कार्य है सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध करना। सेवा पूर्व अर्थात नियुक्ति के पहले, सेवारत अर्थात जो अनवरत शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय समय पर बदलती रहती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा शुरुआत में ब्लैक बोर्ड था हमारे सामने, बच्चे ब्लैक बोर्ड पढ़ा करते थे, फिर ग्रीन बोर्ड आ गया, हम लोग ग्रीन बोर्ड पढ़ रहे हैं। आने वाला समय स्मार्ट बोर्ड का है। ऐसे में जो हमारे अध्यापक हैं उसमें बहुत सारे अध्यापक ऐसे होंगे जिन्हें स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने का कार्य नहीं आता, लेकिन अगर शिक्षा नीति लागू हुई, स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था की गई, तो आवश्यकता ये होगी कि उन्हें स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना पड़े। ऐसे में उन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का कार्य SCERT के माध्यम से किया जाता है कि उन्हें किस प्रकार से उस कक्षा में जाने के योग्य बनाया जाए, जिससे कि अध्यापक स्मार्ट बोर्ड पर पहुंच करके अपनी कक्षा का संचालन आसानी से कर सके। इसके अलावा शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो संस्थाएं कार्य करती हैं उनको आवश्यक परामर्श देना, सुझाव देना, उनको प्रेरित करना कि जो शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की बातें हो रही हैं उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उसमें उन्नति की जाए, किस प्रकार से उसको जो विकास की धारा है उससे जोड़ा जाए। इसके अलावा जो और कार्य है नई एवं उत्तम शिक्षा विधि तथा विशेष कार्यक्रम विद्यालय तक पहुंचाना है। जो नई शिक्षण विधि आई है, जो भी नई शिक्षण विधि होती है, जो भी अनुसंधान के द्वारा SCERT में नई शिक्षण विधियों की प्राप्ति होती है और जो विशेष ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिससे हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को लाभ हो सकता है, इन कार्यक्रमों को विद्यालय में पहुंचाना और प्रत्येक विद्यालय में पहुंचाना। प्रदेश के जितने भी विद्यालय हैं, खास करके कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय, सारे विश्वविद्यालय तक इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी SCERT की हुआ करती है। शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना और शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक संस्थान जो भी प्रदेश में या देश में हैं उनसे सहयोग लेना, उनकी जो अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा है उनके बारे में जानना और उनसे इस विषय पर अपनी जानकारी लेना कि किस प्रकार से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाए। शिक्षा में नवाचार की व्यवस्था करना, क्योंकि नवाचार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ही देश प्रगति कर सकता है। अगर हम लोग रूढ़िवादी विचारों में पड़े रहेंगे तो संभवतः हम अपने आप को कभी भी उन्नतशील नहीं बना पाएंगे। ऐसे में जो हमारी व्यवस्था हो नवाचार के माध्यम से निरंतर बदलती रहे, नए नए आयाम हमारे सामने आते रहे, नई नई चीज़ों को हम प्राप्त करते रहे, इसका भी प्रयास SCERT के माध्यम से होता है। और जो भी नवाचार संबंधी बातें होती हैं वो SCERT पूरे प्रदेश में लागू करने का प्रयास करता है। विद्यालय का जो शिक्षा स्तर है उस स्तर को उन्नतशील बनाने के लिए राज्य प्रशासन आदि को परामर्श देना।
जैसे अगर आप देखें शुरुआती दौर में जो हमारे यहाँ के प्राइमरी विद्यालय थे उसमें कक्षा 6 में इंग्लिश पढ़ाने का प्रावधान किया गया था, क्योंकि हमारा बौद्धिक स्तर उस स्तर का नहीं था कि हम उस समय हमारे बच्चों को कक्षा 1 से इंग्लिश पढ़ाने का प्रावधान कर पाते। ऐसे में जो उस समय जनरेशन थी उसे कक्षा 6 में इंग्लिश पढ़ने का अवसर मिलता था, लेकिन अगर आप देखें तो कक्षा 1 से ही इंग्लिश पढ़ने का अवसर मिलता है। अर्थात शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने का कार्य SCERT के माध्यम से किया जाता है और इसके लिए राज्य के प्रशासन, अन्य जो प्रशासन है उनको परामर्श देना और उनसे इस चीज़ के लिए प्रेरित करना कि किस प्रकार से शिक्षा के स्तर को उन्नतशील बनाया जा सके। इसके अलावा पाठ्य सामग्री का निर्माण करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना, पुस्तकें प्रकाशित करवाना आदि का कार्य भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा सरकार द्वारा जो संदर्भित शैक्षिक अनुसंधान होते हैं उनके बारे में जानकारी करना, उनके लिए अन्य कार्यक्रम आयोजित करके सरकार के द्वारा दिए गए प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाना, विद्यालय में उसकी व्यवस्था करना, किस प्रकार से उनके विचारों, सरकार के विचारों को सरकार के द्वारा दिए गए शैक्षिक अनुसंधान को किस प्रकार से विद्यालय में पहुंचाए, उसके लिए कार्यक्रम को आयोजित करना, ये भी जिम्मेदारी SCERT की हुआ करती है। इस समय आप लोग देख रहे होंगे TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है और कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापक को बनने के लिए TET की परीक्षा उत्तीर्ण करना नितांत आवश्यक हुआ है। ऐसे में TET की परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी भी SCERT के माध्यम से ही होती है। TET की परीक्षा का जो भी सिलेबस होता है, जो भी उसके प्रश्न पुस्तिका बनाई जाती है, ये सारी जिम्मेदारी भी SCERT के माध्यम से होती है। इसके अलावा अगर आप देखें निजी संस्थानों में, जो कि NCTE द्वारा निजी संस्थानों में जो प्रावधान किया गया है कक्षा 1 से 8 तक के लिए, जैसे DTC है, NPT है, इन सारे जो कॉलेजेस हैं इनको मान्यता देना, इनके शिक्षा के स्तर को बराबर देखते रहना, आकलन करते रहना और समय समय पर इसमें सुधारवादी जो दृष्टिकोण होते हैं सरकार के, उसको लागू करने की जिम्मेदारी भी SCERT की होती है। ये कार्य ऐसे हैं जो कि निरंतर SCERT करता चला आ रहा है। कुछ कार्य अभी ऐसे हैं जो वो कर तो रहा है लेकिन उस स्तर पर नहीं कर रहा है जिस स्तर पर उसे करना चाहिए। उसके लिए भी वो निरंतर प्रयत्नशील है, उसका ध्यान केंद्रित है इस ओर कि इस कार्य को भी किए जाएं, अच्छे ढंग से किए जाएं। प्रस्तावित कार्य है उसके, जैसे प्रशिक्षण का कार्य, अच्छा प्रशिक्षण कैसे दे सके अपने उन अध्यापकों को जो अध्यापक शिक्षा देने के लिए अध्यापक के रूप में किसी विद्यालय में अपना पद ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर कार्यशाला का आयोजन, विचार गोष्ठी का आयोजन किस प्रकार से अच्छे ढंग से किया जाए, इसका भी नियोजन करना ये प्रस्तावित है। ये इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहा है आपका SCERT। शोध, अध्ययन और सर्वेक्षण अच्छे ढंग से होते रहे, निरंतर शोध में नई नई चीजें निकल के आती रहे, अध्ययन की जो सामग्री हो पूरी तरह से गुणवत्तापूर्वक हो, सर्वेक्षण का कार्य जो भी हो पूरा एक संगठित तरीके से इस पर कार्य करने के लिए निरंतर SCERT प्रयास कर रहा है। प्रकाशन का कार्य, जो किताबें बनाई जाती हैं उनका प्रकाशन किस प्रकार से समय से अच्छे ढंग से अच्छे पेपर पे इसकी जिम्मेदारी वहन करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। इसके अलावा जो अन्य विशिष्ट कार्य होते हैं उन पर भी SCERT ने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। ये हो गए SCERT के कार्य। इसके अलावा बच्चों 1986 में जब नई शिक्षा नीति आई तब हमारा देश इतना विकसित नहीं था जितना कि आज हम लोग दिखाई
पढ़ रहे हैं। उस समय जो प्रावधान आया बाल केंद्रित शिक्षा का, जिसमें ये कहा गया कि जो शिक्षा बालकों को दी जाएगी वो बालकों को केंद्र मान करके दी जाएगी। उसके पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी अध्यापक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी। शिक्षा की जो व्यवस्था थी अध्यापकों के इर्द गिर्द घूमा करती थी, अध्यापक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। लेकिन 1986 में जो शिक्षा नीति आई उसमें बालक केंद्र मान लिया कि बालकों को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाए। उसमें एक प्रावधान ये भी दिया गया कि शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, किसी बच्चे को मारा पीटा नहीं जाएगा। कहने का मतलब बच्चों के मनोविज्ञान को पढ़ करके, उनके मन को जान करके उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए, उन्हें दंडित करने की आवश्यकता न पड़े। और एक प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हों सारे बच्चों को नामांकित किया जाए, उनका एडमिशन किया जाए, उनको प्रवेश दिया जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि 14 वर्ष तक के सारे बच्चे साक्षर हो सके, कक्षा 8 तक की शिक्षा मुफ्त हो सके, जो कि अप्रैल 2010 में लागू हुई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के रूप में, जिसके माध्यम से आज भारत के जितने बच्चे हैं 14 वर्ष तक के से कम की उम्र के, उनकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली है। निःशुल्क शिक्षा देती है, अनिवार्य शिक्षा के रूप में शिक्षा दी जाती है। साथ ही उनके लिए मिड डे मील, भोजन और कपड़े, किताब, कापी, जूता आदि की सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जाती है। 1986 में एक नई चीज आई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अक्सर पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। 1986 में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि जो भी संसाधन किसी विद्यालय में कम है, क्योंकि उस समय का माहौल हमारे देश का ऐसा था कि विद्यालय इतने विकसित नहीं थे, सारे विद्यालयों में कमरे नहीं थे, अध्यापक नहीं थे, जो भौतिक संसाधन चाहिए थे वो नहीं थे। तो ऐसे में जो प्रावधान किया गया उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बताया गया कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे होंगे। जो विद्यालय प्राइमरी या जूनियर में होंगे उसमें कम से कम 2 बड़े कमरे होंगे और उसमें बच्चों के पढ़ने के साथ साथ खेलने के लिए भी आवश्यक खिलौने होंगे। एक ब्लैक बोर्ड प्रत्येक कमरों में अवश्य रहेगा। नक्शे की व्यवस्था रहेगी जिससे बच्चे अपने देश और प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को जान सकें और प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक रहेंगे जो कि निरंतर शिक्षा देने का कार्य करेंगे। ये हुआ 1986 में, जिसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना गया, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि सामान्य सुविधाएं 2 कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शा, चार्ट, कम से कम 2 शिक्षक ऐसे रहेंगे जो कि उस विद्यालय को चलाने में अपनी भूमिका निरंतर निभाते रहेंगे। तो जब से 1986 की नीति लागू हुई तब से हमारे देश में विभिन्न प्रकार के आप परिवर्तन देखें तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे तब से बाल केंद्रित शिक्षा हुई और प्रयास ये किया जाता है कि कक्षा 8 तक के बच्चों को कहीं पर भी अनुत्तीर्ण न किया जाए, उन्हें पास करते रहें जिससे कि उनका मनोबल उठ सके। बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक बालक को केंद्र मानकर शिक्षा देता है। अब अध्यापक केंद्र नहीं रहा बल्कि अध्यापक बालक को केंद्र मानकर शिक्षा देता है, जिसके माध्यम से बालक अपने आप को असहज नहीं महसूस करता। शारीरिक दंड की व्यवस्था खत्म हो गई है, जिससे बालकों के मन से डर निकल चुका है। बच्चे अपना पढ़ने के लिए अपने मन से आसानी से विद्यालय जा सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से 1986 की शिक्षा नीति है जिसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए थे। तो ये बच्चों हो गया SCERT अर्थात स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हम लोग फिर आगे किसी अन्य टॉपिक पर मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े।